हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कवर करते हुए हमने सबसे पहले बोरबली के नियम से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट के सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बोरबली के नियम से किए होंगे। और उसके बाद जब बोरबली का नियम हमने पढ़ा तब हमने देखा बोरबली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट्स में किस तरीके से होगा, सेल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद साइंटिस्ट आए आप बाहू ने ये बताया कि ऑर्बिट्स जो हैं, जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स की भी सबसेल्स होती हैं। सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सेल। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बात किसने बताई, आप बाहू ने बताई। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट हुंड्स ने एक स्टेप और आगे बढ़ के बात बताई। तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले आप ये बात समझिए, एस ऑर्बिट होती है हमारी, एस सबसेल होती है। ऑर्बिट हमारी कौन कौन सी होती है, के एल एम एन, ये हमारी कौन सी ऑर्बिट, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। और इसको ही सेल भी बोला जाता है। समझने की कोशिश करिए आप। और ये हमारी होती है सब सेल। हुंड के नियम को हम लोग अभी बाद में लिखेंगे, हुंड का नियम क्या बोलता है वहां भी बाद में आएंगे। अभी हम लोग एक पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक हम लोग इसकी भूमिका बना रहे हैं जिससे हम लोग हुंड्स के तक पहुंच सके। तो ये आप समझिए, ऑर्बिट्स हमारी होती है के एल एम एन। के ऑर्बिट को फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, एल को सेकेंड ऑर्बिट भी बोलते हैं, एम को थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं और एन को फोर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, फोर्थ ऑर्बिट। तो आप ये समझिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये हमारी ऑर्बिट्स होती हैं। तो ये मेरी के है, ये मेरी एल ऑर्बिट है, ये एम ऑर्बिट है, ये एन ऑर्बिट है। तो के आर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, मतलब सेल्स भी इनको बोलते हैं। सब सेल्स हमारी कौन सी होती है, अब के जो ऑर्बिट है उसमें सब सेल सिर्फ एक होगी, एस। सेकंड में एस और पी दो सब सेल होंगी। और थर्ड ऑर्बिट में हमारी कितनी सबसेल होंगी, एस पी और डी। फोर्थ ऑर्बिट में हमारी कितनी सबसेल होंगी, एस पी डी एफ। और एस ऑर्बिट जो है उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 2। ये बात बताई किसने थी, ये बात पाउली ने बताई थी। तो हुंड का नियम, बोरबली का नियम, बाहू का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम जो है, ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और इसको अगर हम लोगों को एक टाइम में ही सब चीज़ें अगर जब तक नहीं पता होंगी तब तक हम लोग रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है चीज़ों को समझने में, लेकिन आप आसानी से समझते जाइए। इसको आसान से आसान भाषा में किया जा रहा है जिसकी वजह से आप आसानी से समझ सकिए। तो देखिए, एस ऑर्बिट अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, 2। ये बात किसने बताई, ये बात बताई पाउली ने। तो एस किसी भी सेल की सब सेल अगर एस है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 ही रहेगी, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट की एस हो, चाहे सेकंड ऑर्बिट की एस हो, या चाहे थर्ड ऑर्बिट की एस हो, या चाहे फोर्थ ऑर्बिट की एस हो, किसी भी ऑर्बिट की एस हो। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 ही होगी। और किसी भी ऑर्बिट की पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 6 होती है। तो वो किसी की भी हो, तो यहाँ पे भी 6 होगी, यहाँ पे भी 6। इसी तरीके से डी की होती है 10 और एफ की होती है 14। ये बात पाउली ने बताई। लेकिन अब देखिए, हुंड ने एक स्टेप आगे बढ़ के बात करी। हुंड ने हमें ये बताया, सबसे पहले देखिए बोरबली ने क्या बताया, बोरबली ने बताया ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होगा, मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का किस तरीके से रखा जाएगा। ये बात हमको बताई बोरबली ने। लेकिन बोरबली के बाद आए आप बाहू ने बताया नहीं, ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं। और सेल की सबसेल में, मतलब कक्षकों की उपकक्ष में या कोषों की उपकोष में, कक्षकों की उपकक्षक होंगी और कोषों की उपकोष होंगी, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिट, एक तरीके से बात कर लो। ये जैसे ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में भी कुछ ऑर्बिट होंगी। तो उन ऑर्बिट्स में, या फिर उनको ऑर्बिट ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसेल बोल देते हैं या उपकक्षक बोल देते हैं। कक्षकों की उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होगा, ये बात बताई आप बाहू ने बताई। अब हुंड ने क्या बताया, हुंड ने बताया देखिए, जो सबसेल होती है, सबसेल में जैसे एस सबसेल के पास पाउली ने बताया 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है।
और P के पास 6 और D के पास 10 और F के पास 14। तो ये बताइए S में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाके एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाके इंटर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, आप समझिए। एस, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से हुंड का नियम चालू होगा। अभी ये बोरबरी के नियम को डिस्क्राइब कर रहा था, ये आबाहू के नियम को डिस्क्राइब कर रहा था, उससे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना सीख लिया। एस और पी ब्लॉक के मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने सभी के बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे और आप बाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका अरेंजमेंट भी किया होगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया होगा। इसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ, अब हुंड लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा तब उसके बाद। अब ये देखिए हुंड लॉ में उन्होंने क्या बताया, हुंड लॉ में बताया कि जो उपकोष होती है, उपकोषों की कक्षकों में, उपकोषों के पास भी कक्ष होती है, मतलब इन उपकोषों के पास भी कक्ष होती है। देखिए कितनी टेक्निकल उन्होंने बात बताई। इन्होंने बताया कक्षकों की उपकक्षक होती है और उपकक्षकों की भी उपकक्षक होती है। एक तरीके से ये समझ लिया, मतलब उपकोषों की भी कोष होंगी, उसमें भी ऑर्बिट्स होंगी। तो एस उपकोष में कितनी ऑर्बिट्स होगी, एक, उसको एक ब्लॉक से दिखाते हैं। इसी तरीके से एस ऑर्बिट के पास एक उपकोष होगा, पी ऑर्बिट के पास, पी जो उपकोष है हमारा, ये जो पी उपकोष है, पी उपकोष के पास 3 ऑर्बिट होंगी, 3 कक्षक होंगे इसको बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। डी के पास, अभी इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रब करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बीच में बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए एस सबसेल जो है, पी सबसेल है और डी सबसेल है हमारी और एफ सबसेल है। एस अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। पी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, 6। डी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10। एफ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 14। तो ये बात किसने बताई, पॉली ने बताई। लेकिन एस अधिकतम अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो इसके पास एक कक्षक होगी। ध्यान रखिए, जितना ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है उसका आधा इसके पास कक्षक होती है, तो 2 का आधा 1 होता है। तो 6 अगर ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो 6 का आधा 3 होता है। तो इसके पास 3 उपकक्षक होंगे, 1 2 3। और डी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10। तो 10 रख सकता है तो इसके पास 5 कक्षक होंगे। ये समझिए, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से एफ अगर 14 इलेक्ट्रॉन अपने पास अगर होल्ड करके रख सकता है, एफ सबसेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर 14 है तो ये कितने कक्षक अपने पास रख सकता है, 7। इसके पास कितने कक्षक होंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारा हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक में है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए, ये एस का रिप्रेजेंटेशन है, ये पी का रिप्रेजेंटेशन है, ये डी का रिप्रेजेंटेशन है, ये एफ का रिप्रेजेंटेशन है। आप समझिए, आप बस बातों को समझते जाइएगा। अब फिर से एक बार बात करते हैं, फिर से ये बात करते हैं कि हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारी ऑर्बिट्स होती हैं और ऑर्बिट्स के नामों में देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्बिट भी इनको बोलते हैं, इनको कक्षक भी बोलते हैं, इनको सेल्स भी बोलते हैं, इनको एनर्जी सेल्स भी बोलते हैं, सेल को हिंदी में कोष भी बोलते हैं, एनर्जी सेल को ऊर्जा कक्षक भी बोलते हैं, या फिर एनर्जी सेल को ऊर्जा कोष भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम जितने मैंने बोले वो इन्हीं लाइनों के हैं, मतलब इन्हीं ऑर्बिट्स के, इन्हीं कक्षकों के ही हैं। अब इन कक्षकों की उपकक्षक होंगी, उपकक्षकों क्या बोलते हैं, उपकक्षक बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं, जो कि ये होती है एस पी डी एफ, ये हमारी उपकक्षक होती है। अब इन उपकक्षकों की भी क्लास होंगी। अगर कक्षक से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इनको क्लास बोल लीजिए, आप क्लास बोलिए। नाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम में अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि बुक्स में सिर्फ इसी से ही बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि इनको कक्षक भी बुक में लिखा जाता है, इनको कहीं कहीं कोष भी लिख दिया जाता है, कोष भी लिख दिया जाता है, तो उन नामों से कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो हम लोग नाम यहाँ पर एस के पास एक क्लास होती है, क्लास बोलते हैं, पी के पास 3 क्लासें होती हैं, डी के पास 5 क्लासें होती हैं, एफ के पास 7 क्लासें होती हैं। आप ये समझिए, मतलब कक्षक, कक्षक के अंदर उपकक्षक, उपकक्षक हमारी कौन कौन सी होगी, एस पी डी एफ, और एस जो उपकक्षक है उसके पास कितनी क्लास होंगी, 1 क्लास होगी, पी के पास 3 क्लास होगी, डी के पास 5 क्लास होगी, एफ के पास 14 क्लास होगी।
तो इन्हीं क्लासों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, फिर से सुनिए, यही हुंड का नियम है। हुंड का नियम देखिए कितना इजी है। हुंड का नियम क्या है, एस जो हमारी उपकोष है, एस जो हमारी सबसेल है, नामों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, एस जो हमारी सबसेल है, उस सबसेल की पास एक क्लास होगी, पी जो हमारी सबसेल है उसके पास 3 क्लास होगी, डी जो हमारी सबसेल है उसके पास 5 क्लास होंगी, और एफ हमारी जो सबसेल है उसके पास 7 क्लास होगी। एस जो हमारी सबसेल है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 की। पी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 6 की। डी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 10 की। एफ के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 14 की। अब यही जो इनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है वही इनकी क्लासों में जाकर बैठ जाएंगे। तो एस के पास कितनी क्लास है, एक क्लास है, तो इस एक क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के पास कितनी क्लासें हैं, 3 क्लासें हैं, तो इन 3 क्लासों में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह के डी के पास 5 क्लासें हैं, 5 क्लासों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 आएंगे। एफ के पास कितनी क्लासें हैं, एफ के पास 7 क्लासें हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 14 है। तो आप ये समझिए, फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है इसके पास एक सबसेल होती है, और सेकंड के पास sp2 होती है, थर्ड के पास sp3 3 होती है, फोर्थ के पास sp d और f 4 होती है, और इसके बाद भी sp-df ही होती है। आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमारा काम हो जाता है। क्योंकि आप लोगों में से अगर जब आप पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आप कमेंट नहीं करते हो, आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आपको वहां समझ में आएगा। जब मैंने 118 एलिमेंट जो था 118वां तक, उसका जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो मैंने कहीं पे भी 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं शो करे किसी भी ऑर्बिट में, लेकिन एक 2n² जो बोरबरी का था उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हर ऑर्बिट की तो मैक्सिमम थी ना। यहाँ पे n की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो 5वीं ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी कितनी है, 50 की मैंने कहीं बात ही नहीं करी। आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि आपने सर ये नहीं बताया कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आ रहे हैं, या फिर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं। आगे मैंने शो किया है, आप क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि आप पढ़ नहीं दो, या फिर हो सकता है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, दोनों भी चीजें हो सकती हैं। तो खैर जो भी है आप फिर से कमेंट करिए, बताइए मुझे। अभी हम लोग हुंड के नियम को कवर करते हैं। तो हुंड के नियम में देखिए, हुंड के नियम में ये समझ में आता है एस सेल के पास कितनी क्लास है, एक क्लास है, तो इन्हीं क्लासों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वही बात किसने बताई, हुंड ने बताई। यही नियम क्या कहलाता है, हुंड का नियम कहलाता है। जिसे हुंड्स मल्टीप्लिसिटी का लॉ भी बोलते हैं, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी का लॉ भी इसी को बोला जाता है। तो वही हम लोग समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, हुंड ने वो बात क्या बताई, उस बात को आप समझिए। पहले हिंदी में मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। किसी उपकोषों में, ध्यान से देखिए, किसी उपकोषों के कक्षकों में, इसको क्लास जिसको मैं बोल रहा हूँ, वहां जब आप बुक्स में स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहां कक्षक बोला गया है, जिसको मैं क्लास बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कक्षक मैं इसको भी बोल रहा हूँ, ये भी मेरी ऑर्बिट्स है जिसको KLMN मैंने नाम दिया था, KLMN, ये जिसको नाम दिया है ये भी हमारी कक्षा की है। इसीलिए मैं नामों में आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बार बार उसको क्लास बोल रहा हूँ, तो आप उससे बिल्कुल भी, लेकिन आप एग्जाम में कक्षा की लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक में हमको वहाँ पे कक्षा लिख के दे रहा है ना, लेकिन समझा क्या रहा है आप वहां समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर से बात समझते हुए, किसी उपकोषों की, ये उपकोष है, किसी भी उपकोष की, SOP हो, D हो, F हो, कोई भी उपकोष, ठीक है, किसी उपकोषों के कक्षकों में किसी उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहे। इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिट ऑफ ए सबसेल SPDF, किसी की भी सबसेल में, in such a way that the maximum number of unpaired electron is maximum। इस तरीके से वो, मतलब इसमें
इलेक्ट्रॉन जाए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको गेन कर सके। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला, अब इसको मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बोल क्या रहा है। जैसे यहाँ पर पी ऑर्बिट है, सबसे पहले 14 से चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। यहाँ पर एफ सबसे जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14, और ये 14 का इलेक्ट्रॉन का आप ये समझिए इन्हीं क्लासों में डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे, वही बताया था किसने, हुंड ने बताया था। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने बात करी थी, तब वहां बात करी थी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ध्यान से सुनिएगा, वो ऑर्बिट्स में दो तरीके के मोशन को लिए रहते हैं। वो मतलब अपनी एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं, वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, और वो जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। मतलब कि अब इन्हीं सब चीजों पर यहाँ पे आंसर मिलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हमें हुंड्स के लॉ में मिलेगा। लेकिन अभी बात आप ये समझिए कि वहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं, वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझिए क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, उसको एरो लगा के ऊपर की तरफ दिखा दिया जाता है, हाफ एरो। और अगर ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, और अगर यही एरो अगर नीचे की तरफ करके हाफ एरो अगर कर दूं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये रिप्रेजेंटेशन है खाली और कुछ नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। जो आप हिंदी में दक्षिणावर्त और वामावर्त पढ़ते हो, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे क्लॉकवाइज बताना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मैं इसको एरो ऊपर की तरफ लगा के दिखा दूंगा, हाफ एरो। फुल एरो ये होता है, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ठीक है, तो अब हम फिर से समझते हैं हुंड का नियम बोल क्या कह रहा है। हुंड का नियम बोल रहा है किसी उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या प्रवेश इस प्रकार होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, पी सबशेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इन कक्षकों में किस तरीके से जाएंगे आप ये समझिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। और सारे ही इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में सभी का मोशन है। मतलब इस पी ब्लॉक के शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन 6 इलेक्ट्रॉनों की बात करूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है इस पी सबसेल के पास। तो इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। ये चीज किसने बताई, हुंड ने बताई, उन्होंने बताया। और देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहे। मतलब वो इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि ऑर्बिट्स जब तक सारी एक इलेक्ट्रॉन से ना भर जाए तब तक वो पेयरिंग नहीं चालू करेंगे। इस एक ऑर्बिट के पास, ये एक क्लास के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। देखिए एस का एक ऑर्बिट है, ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसी तरीके पी का भी ये जो एक है, एक ऑर्बिट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये भी 2 रख सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, ये मैक्सिमम 2 रख सकता है, लेकिन 2 रखेगा नहीं तब तक जब तक कि सभी कक्षाएं एक एक इलेक्ट्रॉन से ना भर जाए, मतलब पेयरिंग नहीं चालू होगी तब तक। और जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में, मतलब उनका मोशन भी रहेगा। ये नहीं है इसमें पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इस तरीके से नहीं, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज ही कर रहा है, तीसरा भी क्लॉकवाइज कर रहा है। अब देखिए ये चौथा इलेक्ट्रॉन अब आके भरेगा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन भरेगा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये 6ठा इलेक्ट्रॉन भरेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैंने बताया यही चीज किसने बताई थी, हुंड ने बताई थी। इसी को बोलते हैं हुंड्स लॉ।
अब इस तरीके से डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ नीचे बना दिया। आप ये समझिए। अब इसका जो डी सबशेल है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वो फर्स्ट ऑर्बिट में भर जाएगा। दूसरा इसी में ही इस तरीके से नहीं भर जाना है, ये गलत हो गया अरेंजमेंट। इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा कब आएगा। इसका ये इलेक्ट्रॉन की आप समझिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ साथ उसका रोटेशन नहीं बता रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, और किस ऑर्बिट में आएगा, सेकंड में आएगा। और तीसरा भी क्लॉकवाइज करेगा, चौथा भी क्लॉकवाइज, पांचवा भी क्लॉकवाइज। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। जब पांचों इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में एक एक जाके भर जाएंगे, उसके बाद ही युग्मन चालू होगा, उसके बाद ही पेयरिंग चालू होगी। तो छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा और उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। पेयरिंग करते समय उसका रोटेशन अपोजिट हो जाएगा। तो छठा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सातवां इलेक्ट्रॉन ये, आठवां ये, नौवां ये और 10वां ये। अब मुझे लग रहा थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। अब सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा क्लॉकवाइज, पांचवा क्लॉकवाइज, छठा क्लॉकवाइज, सातवां क्लॉकवाइज। शुरू के 7 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में एक एक जाके भर जाएंगे और वो सबका रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और उसके बाद क्या होगा, 7 जब भर जाएंगे, सभी में एक एक भर गए, उसके बाद क्या होगा, फिर युग्मन चालू होगा, पेयरिंग चालू होगी। तो 7 के बाद आठवां इलेक्ट्रॉन का अगर आपको कहा जाए कहाँ पे पाया जाएगा, तो वो एफ के फर्स्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा। अभी इनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। एफ की अगर मैं ये बोलूँ, एफ का 14 एफ जो सबसेल है उसमें से 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, देखिए एफ सबसेल की फर्स्ट ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये समझिए 8वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 9वां ये हो गया, 10 11 12 13 14, और जब युग्मन होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसी चीज को जो बताया अब इसी में देख लीजिए। अगर इसका बताता तो इसका एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से हो जाता है, तो आप इजीली समझ ना पाते। इस वजह से एग्जांपल यहाँ से चालू किया ताकि आपको समझ में आए कुछ एग्जांपल। अब ये हुंड के नियम को फिर से स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा। फिर कुछ एटॉमिक नंबर्स लेके उसका बोरबरी से बाउ से और हुंड के नियम से हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। जब आपको अगर हुंड का लॉ अगर समझ में आ गया, तब आपको क्वांटम नंबर अब समझ में आ पाएगी, और जब क्वांटम नंबर आपको समझ में आ पाएगी तभी आप पाउली का अपवर्जन नियम समझ पाओगे। तो आप समझिए अब स्टेटमेंट क्या है, फिर से सुनिए। किसी उपकोषों के उपकोष कितनी भी हो, कोई भी हो सकती है, एस पी डी एफ, मोस्टली 4 ही है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं किसी उपकोषों के या किसी एसपीडीएफ के कक्षकों में, किसी एसपीडीएफ के कक्षकों में, आसान भाषा में आप समझिए, किसी उपकोषों के किसी या फिर किसी एसपीडीएफ के कक्षकों में, कक्षक इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 7 है, इसके पास 1 ही। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए प्रवेश करके दिखाया पड़ेगा, आप नोट करिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि ये मेरी किसी भी ऑर्बिट की एस सबसेल है, एक पी सबसेल है, एक डी सबसेल है, और एफ को नहीं लिखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इसी में समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए एस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 2, लेकिन अगर हो सकता है मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें एस सबसेल में, और पी की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 6 है, हो सकता है इसमें 3 ही हो, आधी हो, और इसकी 10 है तो इसमें हो सकता है 5 ही हो। तो अब ये समझिए उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास 1 क्लास होगी, इसके पास 3 क्लासें होंगी, और इसके पास 5 क्लासें होंगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाके भर जाएंगे। भाई 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप ये समझिए 1 2 और इसमें 3, इस तरीके से नहीं भरेंगे, सब में एक एक भरेंगे जाके। 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप इस तरीके से मत कर दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5 भर गए मेरे, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हिस्से में भर दिया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हिस्से में भर दिया।
एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इसी मर जाए, ये नहीं करना है आपको, सब में एक एक भर देने हैं जब तक। यही तो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, किसी उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहे, मतलब पेयरिंग ना हो पाए, इस तरीके से आप भरिए। तो 3 फिर ये 4 फिर ये 5। अब ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा। डी में अगर अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन अभी मैंने लिखे थे, अगर 6 होते तो युग्मन चालू हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसी ना किसी में जाएगा, इसमें जाए या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए, किसी ना किसी क्लास में या किसी न किसी कक्षक में वो जाएगा ही जाएगा। तो युग्मन प्रथम कक्षक से चालू होगा। अगर पेयरिंग करने की अगर नौबत आती है तो युग्मन प्रथम कक्षक से चालू होगा। यही चीज सेकंड स्टेटमेंट बोला है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से अधिक होती है, देखिए यहाँ पर हमारी कक्षा कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 और 5 है, कक्षकों की संख्या से ज्यादा है, हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, तो युग्मन मतलब पेयरिंग प्रथम कक्षक से चालू होती है, फर्स्ट ऑर्बिट से चालू होगी। यही बात किसने बताई थी, होर्न ने बताई थी। तो आप समझिए, इसी तरीके से अगर P5 लिखा है, आप समझिए P5 लिखा है, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरीके से D8 लिखा है, तो D की ऑर्बिट कितनी होती है, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 ऑर्बिट बना दिया। इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से ज्यादा है, तो पेयरिंग कहां से चालू होगी, प्रथम कक्षक से चालू होगी। यही बात क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट बोला है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्बिट, देन पेयरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, शुरू के 5 तो इस तरीके से भर जाएंगे, फिर 6 फिर 7 फिर 8। अब 80 इलेक्ट्रॉन है तो यही तक भर जाएंगे, तो आखिरी के मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो अभी आप समझिए, ये आप छोटी मोटी चीजें नहीं सीख रहे, सबसे पहले ये समझिए आप, क्योंकि इसी से हम लोग किसी के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर किसी भी मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो चीज उसके मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। वो चीज जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तब हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी पहले मैं इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर देना चाहता हूं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप इसको एग्जांपल के थ्रू जितना नोट कर सकते हो नोट करो, हो सके तो कॉपी पेन लेके आप जो बातें बोलता हूं पॉइंट वाइज लिखा करो, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हर चीज समझाना और हर चीज प्रॉपर्ली लिखाना, फिर ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा जिसको फिर मतलब दिक्कत होगी आपको भी समझने में। तो अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद फटाक से, और फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। नोट करिए फटाक से आप। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द ऑर्बिट ऑफ ए सबसेल। सबसेल हमारी कौन कौन सी होती है, S P D और F, ठीक है। और S के पास कितनी ऑर्बिट होंगी, S के पास कितनी ऑर्बिट होंगी, S के पास 1 ऑर्बिट, P के पास कितनी ऑर्बिट होंगी, 3 ऑर्बिट होंगी, और D के पास कितनी ऑर्बिट होंगी, 5 होंगी। और इसी तरीके से F की ऑर्बिट 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द ऑर्बिट ऑफ ए सबसेल इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। किसी उपकोषों में, हिंदी में आप नोट कर लीजिए, किसी उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट आप फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारी S के पास कितनी थी, 1, P के पास 3, D के पास
5, आपके पास 7 ऑर्बिट हमारे पास थी। तो मतलब उन ऑर्बिट की संख्या से ज्यादा अगर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्बिट, देन पेयरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। जो पेयरिंग स्टार्ट होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट से चालू होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। हिंदी में अगर लिखना है आपको लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से अधिक होती है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से अधिक होती है तो युग्मन, पेयरिंग, युग्मन इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युग्मन, इंग्लिश में पेयरिंग। तो पेयरिंग मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है बनना चालू होगा, वो कहां से, तो युग्मन प्रथम कक्षक से प्रारंभ होता है। तो युग्मन फर्स्ट ऑर्बिट से, जो प्रथम कक्षक है हमारी पहली कक्षक है एस की या फिर पी की या फिर डी की, जो पहली कक्षक है, जैसे डी के पास कितनी होगी, 5 होगी, जो पहली कक्षक है वहां से युग्मन चालू होगा। तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज उसको बनाना आप चालू करोगे। तो यही चीज कितने बताई, होने के लाने बताई। तो अब हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी रख करता हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर एक एग्जांपल लीजिए सोडियम का Na11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये बात किसने बताई थी, बोरबरी ने बताई थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये किसने बताया था, ये आबाहु ने बताया था। ये बात किसने बताई, बोरबरी ने। और ये बात किसने बताई, आबाहु ने। आबाहु एक जर्मन शब्द है। अब देखिए, अब हुंड ने क्या बताया, हुंड ने बताया 1s2, ठीक है। एस ऑर्बिट के पास कितनी, एस सबसे पास कितनी ऑर्बिट होंगी, एक। तो 2s2 के पास 2, चाहे एस है तो इसके पास भी एक ही होगी। 2p6 पी के पास कितनी होंगी, 3 होंगी। तो 1 2 3 और फिर 3s1, ये हमारा इसका हुंड के नियम से हो गया। ये किसने बताया, हुंड के नियम से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, इसका नाम क्या है 1s, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। इसके पास इसका नाम क्या है 2s इसका नाम है। इसके पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 इसका नाम क्या है 2p इसका नाम है। 2p उपकोष है। 2p उपकोष के पास कितनी क्लास है, 3 क्लास है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अधिकतम 6। तो 6 को किस तरीके से भरेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये समझिए ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम का 7वां इलेक्ट्रॉन ये है, सोडियम का 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, सोडियम का 9वां इलेक्ट्रॉन ये है, सोडियम का 10वां इलेक्ट्रॉन ये है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है इसकी। इसी तरीके से आपको भरना है। फिर ये इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही भर जाएगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। चलिए आप इसको लिख दिया है तो मैग्नीशियम 12 का आप करके ही दिखा दीजिए, 2 8 2 है। या फिर कैल्शियम 20 का आप करिए, इसको करिए। और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ F26 का 14 आता है। यहाँ पर क्यों आता है ये सब बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। आप इन दोनों को करिए, फिर इसका मैं आपको बता दूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अच्छा हाँ, ये समझिए, अगर ये पूछ लूँ अब सोडियम का 9वां इलेक्ट्रॉन का रोटेशन किस तरीके से है, तो बताइए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन का रोटेशन किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमको सब कहाँ से मिलेगी, क्वांटम नंबर से। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बड़ा होता जा रहा है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर को समझने से पहले सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका समझ लेंगे और हुंड के नियम से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो हम लोग देख लेंगे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हो सके तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सबका SPDF
से और आप बाउ के नियम से और होन के नियम से करिएगा, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे समझ में आएगी चीज़ें, क्योंकि बॉन्डिंग्स वगैरह जो है वो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आनंद विवाह हो गया, बहुत चीज़ें आगे चल के टफ होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आप नोट कर लीजिए जो भी आपको नोट करना है।